अरे बहू को क्या हुआ नीरव? वो उल्टियां क्यों कर रही है भाई? कल रात तुम बाहर गए थे तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? बाबूजी खुशखबरी है, अब आपका बेटा पापा और आप दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर किशोरीलाल बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद दिशा ने कहा, नीरव मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन आलू, तुम जानते हो ना मुझे आलू से एलर्जी है। ये सुनकर किशोरीलाल ने कहा, थोड़ी देर रुको बहू, मैं अभी तुम्हारे लिए बिना आलू के समोसे बना देता हूँ। हैं? बिना आलू के समोसे? कुछ देर बाद किशोरीलाल बिना आलू के समोसे बनाकर ले आता है। उन समोसों को खाकर दिशा बहुत खुश होती है। वाह बाबूजी, ये तो सचमुच के कमाल के बने, वो भी बिना आलू के। अब तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ये बना दूंगा। ऐसे ही समय बीता और दिशा के 9 महीने पूरे हो गए। उसे लेबर पेन उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। सारा घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। फिर एक रोज, अरे ये क्या बाबूजी, जब से घर में बच्चा आया है आपने तो बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया है। आपको पता भी है बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है। मैं अकेली थक जाती हूँ। अब सास नहीं है तो क्या हुआ, आप तो मेरी मदद कर सकते हैं ना। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? आधे से ज्यादा काम तो मैं ही निपटा देता हूँ। बताओ कौन सा काम रह गया? सुबह से फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है। घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। आपको वो नहीं दिखाई दे रही? जब देखो बस टीवी देखने में व्यस्त रहते हो। अच्छा, सब्जी नहीं है तो पहले बता देती। खैर कोई नहीं, मैं अभी ले आता हूँ। किशोरीलाल की बहू ने कब उसे घर के मुखिया से नौकर बना दिया उसे पता ही नहीं चला। वैसे तो पत्नी के जाने के बाद किशोरीलाल ने अकेले ही सारे घर को संभाला, लेकिन बहू के आने के बाद भी ज्यादातर काम किशोरीलाल ही करता। एक रोज किशोरीलाल को बुखार था। वो कमरे में दवाई खाकर लेटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहू दिशा अपने कमरे में अपनी माँ के साथ फोन पर व्यस्त थी। ऐसे में उसकी 7 महीने की बेटी घुटनों से चलते हुए हॉल में कुर्सी के पास आ पहुंची, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, अचानक से कुर्सी पलट गई और वो कुर्सी उस बच्ची के ऊपर आ गिरी और उसके सिर में चोट लग गई। आवाज सुनते ही दिशा दौड़ती हुई आई और जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी बच्ची, हे भगवान, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? कहाँ मर गए? जल्दी बाहर आइए। किशोरीलाल बुखार से कांपते हुए बाहर आया। बहू मुझे बुखार है, इसलिए दवाई खाकर आराम कर रहा था। सोए हुए थे या नाटक कर रहे थे? अच्छे से जानती हूँ, अब आपको आराम करने की आदत पड़ गई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की। मुफ्त की रोटियां? और मैं? आज बहू ने मुझे मेरी औकात दिखा ही दी। इतना सुनने के बाद मैं इस घर में कैसे रह सकता हूँ? ये सुनते ही किशोरीलाल वहां से चला गया। अब वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि वो मुफ्त की रोटियां खा रहा था, लेकिन अब उन्हें मेहनत करके रोटियां खानी चाहिए। ये सोचते सोचते वो बस में बैठकर मेरठ से दिल्ली अपने पुराने दोस्त धनपत की दुकान पर आ गए। अपने पुराने दोस्त को दुकान पर देखकर धनपत बहुत खुश हुआ। उसने झट से किशोरीलाल को गले लगा लिया। इतने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, कैसा है मेरे दोस्त? तू तो गांव छोड़कर शहर में बस गया, तुझे तो मेरी याद कभी आई ही नहीं। अच्छा, वैसे मुझे काम की जरूरत है, बोल देगा मुझे काम? लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में काम? तुझे भला क्या जरूरत पड़ गई? किशोरीलाल उसे सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तू मेरी दुकान पर बिना आलू के समोसे बनाने का काम शुरू कर दे। जो भी मुनाफा होगा आधा आधा बांट लेंगे, बोल मंजूर है? किशोरीलाल ने झट से हाँ कर दी। उधर नीरव ऑफिस से लौटा तो उसने अपने बाबूजी के बारे में दिशा से पूछा। वो बाबूजी कह रहे थे उनका बड़ा मन है हरिद्वार जाने का। अब वो कुछ महीने वहीं रहना चाहते हैं और पूजा पाठ में मन लगाना चाहते हैं। लेकिन यूं अचानक? इधर किशोरीलाल ने बिना आलू के समोसे बनाने शुरू कर दिए। पहले दिन ही बिना आलू के समोसों का नाम सुनकर तो पब्लिक जैसे खाने पर टूट पड़ी। पहले दिन ही उनकी खूब बिक्री हुई। आज किशोरीलाल को गर्व था कि वो किसी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते नहीं हैं। बिना आलू के समोसे ने शहर में धूम मचा दी। फिर क्या था, उसने दिल खोलकर नोट छापने शुरू किए और फिर 8 महीने में किशोरीलाल ने खुद की दुकान खोल ली। धनपत को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन दोस्ती के आगे सब कुर्बान था। इधर कई महीने बीत जाने पर भी जब किशोरीलाल घर नहीं लौटा तो नीरव को उसकी चिंता सताने लगी। वो अपने पिता को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को भी वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर नीरव ने तलाश करना बंद कर दिया, लेकिन आज भी उसकी नजर हमेशा दीवार पर ही टिकी रहती। न जाने बाबूजी कहाँ चले गए। उनके बिना ये घर बड़ा सुना सुना सा लगता है।
अब निकाला तो है नहीं उन्हें, अपनी मर्जी से गए हैं यहाँ से, और वैसे भी उन्हें आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी आपकी बीवी और बच्चा तो है ना आपके पास, तो आप उनके साथ खुश रहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिशा? वो मेरे बाबूजी होने के साथ साथ मेरी माँ भी थे। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जी चाहता है उनके सीने से लग जाऊं। ये कहते हुए नीरव की आंखें भर आईं। ऐसे ही समय बीता। एक रोज नीरव को एक ऑफिस की मीटिंग के लिए दिल्ली जाना हुआ, जहां उसे बिना आलू के समोसों के बारे में पता चला। ये सुनकर उसे अपने पिताजी की बहुत याद आई। उसका बड़ा मन किया बिना आलू के समोसे खाने का। बस फिर क्या था, वो पहुंच गया उस दुकान पर। वहां पहुंचा तो उसने देखा काफी लंबी लाइन लगी ही थी। वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नंबर आया तो वो अपने बाबूजी को वहां देखकर चौंक गया। बाबूजी, आप यहाँ? नीरव मेरे बच्चे, तू यहाँ? बाबूजी, आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहीं ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। लेकिन आप यहाँ इस समोसे की दुकान में? ये सुनकर किशोरीलाल की आंखें भर आईं। बहू ने मुझसे कहा था कि बाबूजी आपको मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। भला इतनी बड़ी बात को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता, इसीलिए चला आया यहाँ काम की तलाश में। क्या? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि आप हरिद्वार गए हैं। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। अब उसकी खैर नहीं। नीरव घर पहुंचा और उसने तलाक के कागज दिशा को देते हुए कहा, ये लो दिशा, तलाक के कागज, इन पर साइन कर दो और निकल जाओ इस घर से। यह घर मैंने बाबूजी के नाम कर दिया है। क्या? तलाक? लेकिन क्यों? और बाबूजी तो... बहुत अच्छे से जानता हूं, वो हरिद्वार नहीं गए, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब वो मुफ्त की रोटियां नहीं खा रहे, बल्कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिना आलू के समोसे बेचकर खूब नाम और शोहरत कमा रहे हैं। ये सब सुनकर दिशा हैरान रह गई और वो कांपने लगी। उसने नीरव से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे नहीं पता था मुझे इस बात की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं कहता हूं जल्दी से तलाक के पेपर पर साइन करो। मुझे बाबूजी के पास ले चलो, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। नीरव ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया था कि किशोरीलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, हमारे घर में औरतों पर हाथ नहीं उठाते, बल्कि उनकी इज्जत करते हैं। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। आपके जाने के बाद मैंने आपकी अहमियत को समझा। अब से मैं आपको कभी कुछ काम नहीं करने दूंगी, अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। किशोरीलाल ने उसे माफ कर दिया। उसने नीरव को भी दिशा को माफ करने के लिए कहा और ये कहकर किशोरीलाल वहां से जाने लगा। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, ग्राहकों को मेरे बने हुए बिना आलू के समोसों का इंतजार होगा। मुझे जाना होगा। तुम लोग बच्चों को लेकर आते रहना मुझसे मिलने। नहीं बाबूजी, अब आपके बिना हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम भी आपके साथ दिल्ली में ही रहेंगे। नीरव भी अपना सब कुछ बेचकर अपने परिवार के साथ दिल्ली चला आया और किशोरीलाल के साथ वहीं रहने लगा। अब वो भी अपने बाबूजी का हाथ बटाने लगा। उन्हें खूब मुनाफा हुआ और उन्होंने खुद का एक बड़ा घर ले लिया। अब घर का सारा काम दिशा खुद करती। इसी तरह अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। हरिहर गांव में रहने वाला गोपाल जयपुर शहर के बड़े होटल में कुक का काम करता था, लेकिन रिसेशन के चलते उसकी नौकरी चली गई और वो शहर से वापस अपने गांव आ गया। आकर वो क्या काम करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम न मिलने के कारण वो काफी परेशान रहने लगा। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला दीनलाल काका उससे कहता है, अरे भाई गोपाल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा काका? इस गांव में कौन सा कभी कोई होटल खुलेगा जहां मुझे काम मिल जाएगा? मुझे तो डर है कहीं मेरी बेटी की पढ़ाई ही ना छूट जाए। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे पास बचत होगी ना। फिलहाल उसी से काम चलाओ और साथ ही साथ कोई काम भी ढूंढते रहो। तभी गोपाल को नई नई सलाह देते रहते थे, पर उसका ना तो कोई काम बन रहा था और ना ही किसी की कोई सलाह काम आ रही थी। बाजार से सब्जी लेकर घर आती उसकी बीवी ममता उससे पूछती है कि क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान बैठे हो? परेशान ना हो तो क्या करूं, कई दिनों से घर पर खाली बैठा हूं। अगर इसी तरह चलता रहा तो धीरे धीरे बचत के सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। क्या आपको कुछ और काम नहीं आता जो आप कर सके? आता होता तो क्या इतने दिनों से घर पर खाली बैठता? तो शहर में आप क्या काम करते थे जी? अरे इतनी बार तो बता चुका हूं तुम्हें कि एक होटल में समोसे बनाने का काम करता था। तो क्या अब आप भूल गए हो समोसे बनाना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सालों से सीखा हुआ काम भी कोई भूलता है क्या? तो फिर आप वही क्यों नहीं बना लेते? अरे बॉडम औरत, क्या बनाऊं? समोसे और क्या। मैं अभी बाजार से आ रही थी तो मैंने देखा कि गोलगप्पे वाले के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपना समोसा बनाने का काम शुरू करें।
ममता की ये बात सुनकर गोपाल, जो अब तक बेमन से ममता की बात सुन रहा था, अचानक उठ खड़ा होता है और ममता से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? जी मैं तो वो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब था कि आप अपना ठेला तो लगा सकते हो ना। ममता की बात सुनकर गोपाल झट से ममता को गले लगा लेता है और खुश होते हुए ममता से कहता है, अरे ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। आप मुझसे अपनी परेशानी बांटते ही नहीं थे, हमेशा तो अपने दोस्तों के सुझाव लेते रहते थे। अरे परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या कहूँ और किससे कहूँ। चलो, पर अब होगा तो वही जो तुमने कहा। बस अब तो कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगा। वहाँ होटल में भी सबको मेरे ही हाथ के समोसे अच्छे लगते थे। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और फिर उसी दिन शाम को गोपाल एक ठेला खरीद लाता है और अगले दिन सुबह अपने घर के बाहर ठेले पर समोसे बनाकर रख लेता है। साथ ही ममता ठेले पर चाय बनाने का काम करने लगती है। अब तुम देखना, ये जो चाय और समोसे की जोड़ी है ना, ये खूब चलेगी। ठेले पर इतना सारा सामान देखकर गांव वाले सोचते हैं कि वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे गोपाल बेटा, इतना हताश नहीं होते। आखिर कहाँ जाओगे अपना गांव छोड़कर? अपनी जन्मभूमि छोड़कर भी भला कोई जाता है क्या? हाँ गोपाल भैया, ममता बहन, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। आप फिक्र मत करो, हम सब मिलकर आपके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं? ठेले पर इतना सारा सामान लेकर खड़े हो तुम लोग, हैं? आखिर माजरा क्या है? अरे सुनिए तो आप सब, ये देखिए, ये है कढ़ाई और इसमें है समोसे और साथ में बन रही है गरम गरम चाय। हाँ हाँ, पर है तो सब रसोई का सामान ही ना। आप सबको तो पता ही है ना, ये कब से घर पर खाली बैठे हैं। तो अब ये लगाएंगे समोसे का ठेला और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। है ना कमाल का आइडिया? ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब तो मतलब हमें मजेदार समोसे खाने को मिलेंगे। जी हाँ, और वो भी शहर के कुक के हाथ के। हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही समोसे बनाऊंगा जैसे मैं वहाँ होटल में बनाया करता था। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाया करते थे। चलो भाई गोपाल, हैं? अब क्या बातों से ही पेट भरोगे या अपने समोसे भी चखाओगे, हैं? हाँ हाँ, अभी लो। समोसे तो कब से तैयार हैं, पर तुम ही लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। और फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल और ममता फटाफट चाय और समोसा गर्म करके सबको देते हैं। समोसे का स्वाद सबको इतना भाता है कि सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे वाह गोपाल भैया, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ भाई गोपाल, बात तो है तेरे समोसे में। चल अब जल्दी से बता कि कितने पैसे हुए हम सबके। अरे नहीं नहीं काका, आज मेरे ठेले का पहला दिन है, तो पहली बार की चाय और समोसे आप सबको मेरी तरफ से फ्री। पैसे आप अगली बार से दे देना। दोनों अगले दिन फिर सुबह सुबह अपना ठेला लगाने चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई 2 समोसे मांगता तो कोई 10 समोसे पैक करवा कर ले जाता है। कुछ दिनों में गोपाल और ममता का काम अच्छे से चलने लग जाता है और उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। आइए आइए, 5 रुपए का 1 समोसा पाइए। अरे आज पैसे ले रहे हो क्या? हाँ काका, अब रोज रोज तो मुफ्त नहीं दे सकते ना। गोपाल का 5 रुपए का समोसा सभी गांव वालों को बहुत भाता है और धीरे धीरे उसके समोसे की चर्चा आसपास के गांव तक भी फैल जाती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन समोसे के लिए आलू कम पड़ जाते हैं और भीड़ अच्छी खासी होती है। अरे अब क्या करें ममता, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे आप परेशान मत हो, मैं समोसे में कम आलू भर देती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम समोसे के लिए मना कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार मना कर दिया तो फिर कोई भी मुड़कर ठेले पर वापस नहीं आएगा। गोपाल को कुछ हद तक ममता की बात सही लगती है और वो कम आलू भरने के लिए मान जाता है। वो डरते डरते सबको समोसे देता है और सोचता है कि कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं कहता और उन सबको समोसे मिल जाते हैं। अरे ममता, ये कैसे हुआ? किसी ने भी समोसे में कम आलू की शिकायत नहीं की? ये तो मेरे हाथों का कमाल और दिमाग की चतुराई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये देखो, मैंने समोसे का आकार छोटा कर दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। ये देखकर गोपाल को भी लालच आ जाता है और वो कहता है, वाह, ये आइडिया तो कमाल का है। अब कल से हम ऐसे ही समोसे बनाएंगे। समोसे का आकार छोटा और दाम 7 रुपए। क्यों, क्या कहती हो? बिल्कुल सही जी। सब खाने में इतने मगन रहते हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। अब दोनों के मन में लालच आ जाता है और धीरे धीरे समोसे में से आलू कम होने लगते हैं।
अरे भाई गोपाल, आज समोसे में आलू कम नहीं लग रहे हैं क्या? है? कम लग रहे हैं ना? बंसी भाई, आज थोड़ा कम आ गया होगा। अब कम ज्यादा तो होता ही रहता है, बनाते बनाते पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। और इसी तरह उनका व्यापार बढ़ने लगता है। और अगर किसी दिन कोई छोटे और कम आलू वाले समोसे की शिकायत करता भी, तो अगले दिन उसे बड़ा और ज्यादा आलू वाला समोसा दिया जाता, जिससे कोई कुछ न बोले। ऐसे कई दिन तक चलता रहा। दोनों सबको बेवकूफ बनाने में लगे हुए थे। अजी सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि जो भी हमारी बचत हो रही है उसको हम एक अलग गुल्लक में डाल देते हैं और फिर उस पर लिख देते हैं बचत। आगे जाकर हमारे घूमने फिरने के काम आएगी। बड़ा गजब का सुझाव है। मुनाफा का मुनाफा और बचत की बचत, और तो और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब आप देखते जाइए, कल से हमारा और सामान बचेगा। पर वो कैसे? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कल से समोसे के लिए आटा सिर्फ मैदे का ही नहीं होगा, बल्कि उसमें हल्के किस्म का आटा और थोड़ी सूजी भी मिला देंगे। साथ ही उसमें भरने के लिए आलू कम और दूसरी चीजें ज्यादा होंगी। अरे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर किसी को पता चल गया तो? क्या आज तक तुम्हें कुछ पता चला कि मैं आटे में बहुत कुछ मिला रही हूँ? अरे मोरी मैया, क्या सच में तुम ऐसा कर रही थी? हाँ बिल्कुल, और वो भी आज से नहीं बल्कि कई दिनों से। अब दोनों के मन में सोचकर ही लड्डू फूट रहे थे कि मुनाफा उनका दुगना होने जा रहा था। कई महीनों तक यही सब चलता रहा। एक दिन की बात है, उनकी बेटी खुशी स्कूल से आते ही बेहोश हो गई। गोपाल ने देखा तो उसका शरीर बहुत गर्म था, उसे काफी तेज बुखार था। ममता और गोपाल भागकर उसे डॉक्टर के पास ले गए, पर उनकी बेटी को कोई आराम नहीं मिला। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागते रहे। इसी कारण उनका ठेला भी काफी दिन तक बंद रहा और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी बचत वाली गुल्लक भी फोड़नी पड़ी। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। फिर धीरे धीरे खुशी ठीक होने लगी। खुशी के घर आने के बाद उन्होंने अपने पैसे जोड़े तो उनके पास बस इतना ही बचा था कि उनका एक हफ्ते का राशन पानी चल सके। इसके बाद गोपाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ममता से कहता है, देखा ममता, हमारी गलती की सजा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ी। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जिस पर हमने बचत लिखा हुआ था वो तो खर्च हुआ ही हुआ, साथ ही इतने दिनों तक जो हमारा ठेला बंद रहा उसका नुकसान अलग। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारी गलती का ही नतीजा है। अब उन दोनों को अपने द्वारा की गई बेईमानी का सबक मिल चुका था और अगले ही दिन से वो वापस पहले की ही तरह ईमानदारी से समोसे बनाने लगे।